नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि आरबीआई को बैंक की कंप्लेंट कैसे करें और बैंक कंप्लेंट का क्या प्रोसेस होता है। लेकिन इसको समझने से पहले हम जानते हैं कि कंप्लेंट होती क्या है। देखिए, जब भी आपकी क्वेरी बैंक द्वारा रिजॉल्व नहीं की जाती तो वो कंप्लेंट कहलाती है। तो जब भी आपको कंप्लेंट करना है, मान लो आपका कोई डेबिट कार्ड है, आपको डेबिट कार्ड आपको ब्लॉक करना है और नया डेबिट कार्ड इश्यू करना है, या आपका डेबिट कार्ड चोरी हो गया है और आपको नया डेबिट कार्ड चाहिए, उस कार्ड को ब्लॉक करना है, तो आप ब्रांच के पास जाते हैं। तो ये आपकी क्वेरी हुई, आपने बैंक को बताया, ब्रांच को बताया, बैंक ने आप डेबिट कार्ड को ब्लॉक किया और आपको नया डेबिट कार्ड इश्यू कर दिया। यानी आपकी जो क्वेरी है वो बैंक ने या ब्रांच ने रिजॉल्व कर दी। तो उस केस में कंप्लेंट नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि जो बैंक आपका कार्ड ब्लॉक नहीं करता और उसके कारण आपको नुकसान हो जाता है, या आपका कार्ड ब्लॉक तो कर दिया लेकिन आपका जो नया कार्ड है आपके एड्रेस पे टर्न अराउंड टाइम, यानी हर सर्विस रिक्वेस्ट का एक टाइम होता है, उस टाइम समय सीमा तक आप तक नहीं पहुंचा, तो वो जो क्वेरी है वो आपकी कंप्लेंट बन जाती है। अब इस कंप्लेंट को आप रजिस्टर कहां करें? देखिए, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि हम जो बैंक की कंप्लेंट आरबीआई को करेंगे। देखिए, आरबीआई कभी भी डायरेक्ट बैंक की कंप्लेंट नहीं लेता। आपको सबसे पहले जो कंप्लेंट है वो बैंक के पास रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए या तो आप ब्रांच में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, या ईमेल के द्वारा या फोन बैंकिंग के द्वारा आप कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट वेपन बताता हूं कि यदि आपका जो ब्रांच है या ब्रांच के जो पर्सन है आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर रहे या आपकी बात को अनसुना कर रहे हैं, तो आप जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर है उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ये प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर कौन होता है? देखिए, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर जो बैंक में स्पेशली कंप्लेंट के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो आप यदि प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करते हैं तो 90% चांसेस हैं कि आपकी जो कंप्लेंट है बैंक द्वारा रिजॉल्व कर दी जाएगी। अब इस प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का एड्रेस आपको कहां से मिलेगा? देखिए, आरबीआई द्वारा यह मैंडेट है कि हर ब्रांच में उसका जो प्रीमाइसेस है वहां पे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस देना मैंडेटरी है। यानी उस बैंक का जो भी प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होगा उसका एड्रेस आपको ब्रांच प्रीमाइसेस में मिल जाएगा। वहां से लेके आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि यदि आपने ब्रांच में कोई कंप्लेंट की, या बैंक आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहा, या रजिस्टर करने के बाद उसका कोई जवाब नहीं दे रहा, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको करना क्या होगा? देखिए, आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है बैंकिंग अम्बड्समैन। देखिए, आरबीआई ने 12 नवंबर 2021 को आरबीआई इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम 2021 लेके आया। इसके तहत जितने भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, पेमेंट बैंक है, या जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो सभी इसके अंडर आ जाते हैं। यानी आपको किसी की भी कंप्लेंट करनी हो, कहीं से भी आपकी शिकायत हो, या आपने उन जो बैंक है, एनबीएफसीज है या पेमेंट्स जो बैंक्स हैं, उन्होंने आपको चीट किया है, तो आप सबसे पहले उस जो रजिस्टर्ड एंटिटी है, यानी उस बैंक, एनबीएफसी या पेमेंट्स बैंक, उनके पास कंप्लेंट कीजिए। अगर 30 दिनों के अंदर वो आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं करते, या आप उनकी कंप्लेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप बैंकिंग अम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ये कंप्लेंट आप कहां कर सकते हैं? देखिए, इसको करने के लिए आपको ऑनलाइन cms.rbi.org.in पे जाना है और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। देखिए, एक लिंक आरबीआई द्वारा शेयर किया गया अपनी वेबसाइट पे, आप इस पे डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं करना चाहते, तो आप आरबीआई की सेंट्रलाइज रिसीट और प्रोसेसिंग सेंटर में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट आरबीआई के 22 लोकेशंस हैं जहां पे ये फैसिलिटीज मौजूद है। यानी आप रजिस्टर पोस्ट के द्वारा इन सभी सेंटर्स पे अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। अब आता है कि हु कैन कंप्लेन, यानी ये कंप्लेंट रजिस्टर कौन कर सकता है? देखिए, कोई भी जो कंप्लेंट, जो भी कस्टमर है, जो बैंक में जिसका अकाउंट है या जिसने अकाउंट खोलने के लिए अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो ये कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकता है, या उसका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी एडवोकेट नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी एडवोकेट जो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, और वो आपके बिहाफ पे वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। परंतु यदि वो एडवोकेट खुद एक कस्टमर है, तो वो कंप्लेंट को रजिस्टर बिल्कुल कर सकता है।
अब आपको एक कंप्लेंट कब रजिस्टर करवानी है? देखिए, आप आरबीआई में डायरेक्ट कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कम से कम 30 दिन की वेट करनी है। जब भी आप पहली कंप्लेंट बैंक में करेंगे, यदि 30 दिन के अंदर या विद इन 30 डेज बैंक आपको कोई भी इंटीमेशंस नहीं देता, आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करता, तो आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं। और दूसरे केस में यदि आपने बैंक में कंप्लेंट की और बैंक ने उसे रिजॉल्व कर दिया, लेकिन आप उस कंप्लेंट से सेटिस्फाई नहीं है, तो भी आप बैंकिंग ombudsman यानी आरबीआई के पोर्टल्स पे कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इसकी टाइमलाइन क्या है, यानी किस टाइमलाइन तक आप जो है समय सीमा तक इस कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं? तो देखिए, कम से कम 1 साल। यदि बैंक ने आपको जवाब दिया, उस बैंक से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो विद इन 1 ईयर आप उस कंप्लेंट को बैंकिंग ombudsman में रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि आपने जो कंप्लेंट दी थी उसका कोई जवाब नहीं आया, तो ये जो समय सीमा है 1 साल 30 दिन, यानी विद इन 1 ईयर 30 डेज तक आप इस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं वो केसेस जिसके बेस पे आप इस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड नहीं कर सकती। देखिए, जैसे कोई बैंक का कमर्शियल डिसीजन है, जैसे किसी बैंक का दूसरे बैंक में विलय होने के कारण एक ही शहर में 2 ब्रांचेस थी और वो ब्रांच जो है बड़ी ब्रांच के साथ मर्ज हो रही है, तो उस केस में जो कस्टमर है वो ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि मेरी जो ये ब्रांच आप क्लोज कर रहे हो, तो इस चीज की कंप्लेंट जो है आप बैंकिंग ombudsman में नहीं कर सकते। दूसरी है, जो वेंडर और बैंक में यदि कोई डिस्प्यूट है, यानी कोई आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट है, उसकी भी कंप्लेंट आप बैंकिंग ombudsman में नहीं कर सकते। अब तीसरा है कि जहां दोनों बैंक के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, यानी एक बैंक और दूसरे बैंक में डिस्प्यूट है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी में कुछ चीज को लेकर डिस्प्यूट हो गया है, तो उसकी कंप्लेंट भी बैंक ombudsman में नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो डिस्प्यूट है उसकी भी आप कंप्लेंट बैंकिंग ombudsman में नहीं कर सकते। अब आता है जनरल ग्रीवेंस है, यानी एक एम्प्लॉइज की रूडनेस के कारण कस्टमर को पसंद नहीं है, वो किस तरह बोल रहा है, उसकी कंप्लेंट भी आप बैंकिंग ombudsman में नहीं कर सकते। कोई कोर्ट ऑर्डर है, ट्रिब्यूनल का है, या फॉरम में कोई ऑर्डर आ चुका है, उसकी कंप्लेंट आप नहीं कर सकते। या कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग है, यानी उसकी हियरिंग हो रही है, तो उसकी कंप्लेंट भी बैंकिंग ombudsman में आप नहीं कर सकते। आप ऐसी भी कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते जिसमें अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हुई हो, या जो जबरदस्ती ऐसा लग रहा हो कि कंप्लेंट आपने बैंक को परेशान करने के लिए की है, तो ऐसी कंप्लेंट भी आप बैंकिंग ombudsman में नहीं कर सकते। अब आते हैं, जो भी कंप्लेंट आप कर रहे हैं, बैंकिंग ombudsman उसकी इनिशियल स्क्रूटिनी करता है। जैसे कोई भी कंप्लेंट अगर सजेशन और गाइडेंस नेचर की है, जैसे आपने एक बैंक को कंप्लेंट की कि ठीक है, एटीएम के बाहर इस साइड में लाइट जलनी चाहिए, तो बैंक उसका एक जवाब दे देता है। आपको वो जवाब पसंद नहीं आया, तो उसको फिर से आप बैंकिंग ombudsman में कंप्लेंट करोगे। तो ऐसी जो सजेशन और गाइडेंस वाली कंप्लेंट होती है, उसको आरबीआई नहीं लेता, स्क्रूटिनी में बाहर कर देगा। सेकंड आती है जो हमने डिस्कस किए थे कि जो भी कमर्शियल जजमेंट है या कोर्ट ऑर्डर है या जो डिस्प्यूट है बैंक टू बैंक या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के डिस्प्यूट्स है, ऐसी कंप्लेंट्स को भी जो बैंकिंग ombudsman वो बाहर कर देगा। और बाकी जो बची हुई कंप्लेंट्स है वो असाइन ऑफिसर को असाइन कर देगा कि अब इन कंप्लेंट्स को आप कंप्लीट करो। अब जैसे ही कंप्लेंट असाइन ऑफिसर के पास आती है, तो उन कंप्लेंट्स का प्रोसेस कैसे होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो कस्टमर ने कंप्लेंट की है, उस कंप्लेंट के बेस से जो बैंक है या एनबीएफसी से जो भी डिपार्टमेंट है, उससे जो है राइटिंग में, यानी विद इन 15 डेज आप एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि वो राइटिंग में अपने बचाव में क्या कह रहे हैं, विद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। जो उसके बेस पे वो डॉक्यूमेंटेशन भी सबमिट करते हैं, तो वो मंगवाए जाते हैं। यदि बैंक एनबीएफसी 15 दिन के अंदर नहीं कर पा रहा, तो कुछ और समय ले सकता है। तो जो साइंड ऑफिसर है उसके पास पावर होती है, वो उनको वो समय सीमा दे सकता है। लेकिन अगर तय सीमा के बाद भी बैंक उसको प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर जो है असाइंड ऑफिसर उस केस को एक्स पार्टी डिक्लेयर कर सकता है, यानी वो बैंक के खिलाफ जो है वो केस दे सकता है। अब आता है कि यदि बैंक ने वो जो डॉक्यूमेंट है दे दिए हैं, तो उसके बाद जो असाइंड ऑफिसर होता है वो कस्टमर और बैंक के बीच में समझौता या सुलह करने की कोशिश करता है। अब ये समझौता सुलह करने की कोशिश क्यों करता है?
देखिए, जब भी कस्टमर कंप्लेंट करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ऊपर होती है। वहीं जो बैंकिंग लॉ है, बैंकिंग लॉ के अकॉर्डिंगली हो सकता है बैंक वो सर्विस आपको प्रोवाइड ना कर पाए। तो उस केस में जो असाइंड ऑफिसर होता है, वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक सुलह करने की कोशिश करता है, एक समझौता करने की कोशिश करता है कि देखिए ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, हम इस चीज को कर सकते हैं। यदि दोनों पक्ष उस पर एग्रीमेंट करते हैं तो अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं और उसका रेजोल्यूशन हो जाता है। अब मान लो कि दोनों पक्ष जो है वो समझौता है, सुलह की सभी संभावनाएं व्यर्थ हो जाती है और वो नहीं हो पाते। तो फिर जो असाइंड ऑफिसर अपनी पावर्स यूज करता है और जो भी बैंकिंग लॉ या अदर लॉ के अकॉर्डिंगली है और केस की मेरिट के हिसाब से वो उस केस का ऑर्डर पास करता है जिसको अवार्ड कहा जाता है। देखिए, जो भी शिकायत करता है, जिसने भी शिकायत की है, अब उसने कुछ ना कुछ उसको लॉस हुआ होगा तो उसने कंपनसेशन मांगा होगा। तो जो असाइंड ऑफिसर है, बैंकिंग अम्बर्ट्समैन है, वो बैंक को डायरेक्ट कर सकता है कि आप इतना पैसा जो है या इतना अमाउंट जो है वो कंपनसेट करे इस कस्टमर शिकायतकर्ता को। अब ये अप टू 20 लाख तक की असाइंड ऑफिसर की पावर होती है, यानी 20 लाख तक कर सकता है। बट क्या सभी केसेस में 20 लाख कर सकता है? नहीं, इसकी भी लिमिट है। देखिए, असाइंड ऑफिसर को देखना है कि जो एक्चुअल जो कॉन्सिक्वेंसेस लॉस हुआ है शिकायतकर्ता को, वो कितना है, और 20 लाख उनमें से जो भी कम है वो अमाउंट जो है पेनल्टी बैंक को डाल सकता है। इसके अलावा 1 लाख तक की पेनल्टी बैंक को, क्योंकि देखो शिकायतकर्ता को उसका समय लगा, उसको मेंटली हरास हुआ या उसका जो भी एक्सपेंस हुआ, उसके बेस पे भी 1 लाख तक जो है बैंक को पेनल्टी बैंकिंग अम्बर्ट्समैन कर सकता है। ये सब हो गया कि आपका रेजोल्यूशन हो गया, आपकी पेनल्टी होगी, अवार्ड हो गया। अब उसके बाद क्या? देखिए, अवार्ड के बाद भी बहुत कुछ है। देखिए, जैसे ही अवार्ड होता है तो शिकायतकर्ता को उस अवार्ड की कॉपी भेजी जाती है बैंकिंग अम्बर्ट्समैन के द्वारा। अब शिकायतकर्ता को विद इन 30 डेज और रिसीट ऑफ दैट अवार्ड, मतलब जो अवार्ड बैंकिंग अम्बर्ट्समैन ने किया था, जब वो अवार्ड की कॉपी शिकायतकर्ता के पास पहुंचती है उसके 30 दिन के अंदर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देना होता है। अभी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? देखिए, जो भी अवार्ड की कॉपी रहती है उसके साथ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट रहता है। आपको सिर्फ उसको साइन करके बैंकिंग अम्बर्ट्समैन को देना है कि हाँ, मैं आपका जो अवार्ड है, यानी आपने जो निर्णय लिया है उससे सहमत हूं। और यदि आप सहमत नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको सहमत ही होना पड़ेगा। यदि आप सहमत नहीं है तो फिर आप जो एपेलेंट अथॉरिटी है उसके पास अपील कर सकते हैं। अब ये एपेलेंट अथॉरिटी क्या है? देखिए, जो बैंकिंग अम्बर्ट्समैन डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसको ही एपेलेंट अथॉरिटी कहा जाता है। यानी सेम डिपार्टमेंट का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके पास आप अपील कर सकते हो। उसके पास पावर है, या तो वो जो नए आपने फैक्ट रखे हैं उस फैक्ट के बेसिस पे उस केस को रीओपन करके जजमेंट को चेंज करेगा, या उसके पास खुद की पावर है कि वो जजमेंट को चेंज कर सकता है। या तो आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजेंगे। अगर आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं भेजा, यानी आप जो बैंकिंग अम्बर्ट्समैन के निर्णय से नाखुश हैं, तो या तो आप एपेलेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं या किसी भी कंप्लेंट कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उनके पास भी आप जा सकते हैं। वो रास्ते आपके पास खुले हैं। बट यदि आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो सभी रास्ते आपके पास बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपने बेसिकली एक समझौता कर लिया। अब जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बैंकिंग अम्बर्ट्समैन के पास आएगा, बैंकिंग अम्बर्ट्समैन उन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को बैंक को भेजेगा। अब बैंक को भी अपनी एक्नॉलेजमेंट देनी है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीव ऑफ दैट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी जैसे ही शिकायतकर्ता का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की कॉपी बैंक के पास आएगी तो बैंक को भी 30 दिन के अंदर या तो अपनी एक्नॉलेजमेंट देनी है कि हाँ ठीक है, मैं इस निर्णय को पूरा कर रहा हूं, या फिर वो भी एपेलेंट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। लेकिन यदि बैंक ने वो जो डॉक्यूमेंट बैंक से मांगे गए थे, बैंक ने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया विद इन 15 डेज इन राइटिंग, तो फिर वो जो राइट है एपेलेंट अथॉरिटी का वो बैंक खो देता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोसेस कंप्लेंट मैनेजमेंट का कि बैंकिंग अम्बर्ट्समैन में आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसी वीडियो
देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।